हम बात कर रहे हैं यहां पर अब एग्जिट पोल में, और क्योंकि महिलाओं का आपने जिक्र किया, एक बहुत बड़ा वोट बैंक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हमेशा वोट करता रहा है अगर महिलाओं की बात करें। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल का हमारे सामने ये है। अब जरा प्ले करिए, कुल सीटें 42। सीधा आइए बंगाल की अगर बात करें तो ये देखिए जरा, और यहां पर बीजेपी 17, कांग्रेस 1, टीएमसी 24, लेफ्ट जो है वो 0, अदर्स जो है वो भी 0। ये है बंगाल का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। क्या हुआ उन इश्यूज का जो वहां पर रेस किए गए थे, संदेश खाली की अगर बात करें, लेकिन इस सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपके सामने जो डेटा आ रहा है, सुमेरा जी हाँ, पश्चिम बंगाल में हम आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और पिछले बार की तुलना में कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। तो देखिए, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, टीएमसी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है, उसे 24 सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। और लेफ्ट पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में कुछ नहीं जा रहा, जस के तस वो बने हुए हैं। लेकिन यहां बीजेपी को उम्मीद थी बढ़ने की, बढ़े नहीं है, 1 सीट कम हुई है। और टीएमसी 2 सीट उसकी बढ़ रही है, टीएमसी 24 पर पहुंच रही है 2 सीट के फायदे के साथ। और ये बड़ी तस्वीर है पश्चिम बंगाल की। और लेफ्ट का जो है वो एकदम बंगाल में अगेन लेफ्ट आउट। यहां पर शिव, 1 सीट जो कांग्रेस को मिल रही है, क्या वो अधीर दादा वाली सीट है? कौन सी सीट है? मैं आपके पास आने वाला हूं, तैयारी कर लीजिएगा। नहीं है वो सीट, मुझे लगता है कि वो मालदा की है, अब्दुल गनी खान चौधरी की भतीजी है, भतीजा लड़ रहे हैं। ये पूछ रहे शिव के पास अभी आने वाला हूं। मुझे निशांत एक बात कहनी है बंगाल को लेकर, कि बंगाल को लेकर बीजेपी को बहुत उम्मीद थी, और खासकर संदेश खाली जैसी घटना जिसने पूरे देश को शर्म से झुका दिया, उसके बाद हमारे ट्रैकर ने भारतीय जनता पार्टी को 26-27 सीटों तक पहुंचा दिया था। लेकिन धीरे धीरे टीएमसी ने बाउंस बैक किया, और फिर टीएमसी उसी नंबर पर पहुंच गई जिस पर पिछले चुनाव में थी। उसकी जो वजह थी वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है उनका आपस में गुटबाजी और लड़ाई। उन लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि संदेश खाली फर्जी घटना थी, फलाने ने करा दिया, पार्टी के फलाने ने करा दिया, एक दूसरे पर जिम्मेदारी करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोध से संदेश खाली जैसे मुद्दे को नहीं भुना पाई। मुझे लगता है यह उसकी असफलता है, और बंगाल जहां उसे बढ़ना चाहिए था वहां वो बढ़ नहीं पाई। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं से सवाल भी ले लेते हैं। दिलीप घोष जी, आपने सुना, हमने पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी बताई कि क्या हमारा एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहा है, और हेमंत जी को भी आपने सुना कि ये नुकसान हुआ है बीजेपी को इस वजह से, क्योंकि जो बढ़त मिली थी, जो लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया था, उसी की वजह से नुकसान भी फिर हुआ। देखिए, ये जो एग्जिट पोल है ये तो एक अनुमान मात्र है। कोई चैनल 27 दिखा रहा है बीजेपी को, कोई 25 दिखा रहा है, आप 17 दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव 19 में मुझे मालूम है, मैं अध्यक्षता प्रदेश का मैं चुनाव भी लड़ रहा था। पिछले बार भी 12-13 एक खाली चैनल 16 दिखा रहा था, लेकिन मैंने बोला था एक कम से कम सीट ज्यादा होगा, 1% वोट ज्यादा होगा, हम 18 जीते। पिछले बार हमारा टारगेट 22 था, हम 18 तक पहुंच रहे। इस बार 30 टारगेट है। इस बार भी आप जान लीजिए उसके आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि संदेश खाली तो ठीक है, तो अभी हुआ 2-3 महीना। इसके पहले से बंगाल में जिस प्रकार हिंसा और भ्रष्टाचार चल रहा है, मंत्री एमएलए सब जेल में है, और जाने वाले बाकी लोग, इससे बंगाल के लोग परेशान हैं, मुक्ति चाहते हैं इस सरकार से। और इसलिए इसका एक सेमीफाइनल मैच इस लोकसभा में हो जाएगा उसी दिशा में। और बहुत साल के बाद बंगाल में इतना पीसफुल वोटिंग हुआ है, और निश्चिंत होकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। और टीएमसी उत्तर से हारते हारते नीचे आ रहे हैं, कोलकाता उनका गढ़ है, उसको बचाने के लिए आज जिस प्रकार से हिंसा हुआ है सुबह से शाम तक, इससे और भी पता चल रहा है कि टीएमसी हताश निराश है, किसी भी कीमत पर किसी प्रकार से जीतना चाह रही है मारपीट करके, इसलिए इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हुआ है, और इसलिए वो वोट उनके खिलाफ में जा रहा है। जी दिलीप जी, जाहिर सी बात है आपका ये आकलन है कि आपको इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन बाकी प्रदेशों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बाकी प्रदेशों में जहां वो पहले भी मैक्सिमम पर थे, अभी भी, और मैक्सिमम में भी वो और आगे अपनी बढ़त बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं थी, वहां पर 1 और सीट हासिल कर ली, तो जहां जितनी मिल रही थी उससे आगे बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में तो बहुत मेहनत की गई, उसके बावजूद वो हमारे एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है, तो कोई वजह तो होगी उसके, आपके मुताबिक क्या कारण? मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा,
और बंगाल के एग्जिट पोल हमेशा उल्टा हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को बहुत लोग जिता दिए थे, लेकिन हो गया उल्टा। लोकसभा में हमको हरा दिए थे, बहुत पीछे रखे थे, क्योंकि हम 2 से 18 पहुंचे, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो हो गया। उसमें भी हम उल्टा करके दिखाए लोगों को। इसलिए एग्जिट पोल अभी 5-6 चैनल मैंने देखा, कोई 21 से 27, कोई 22 से 27, 25 दिखा रहे हैं। आप किसका माने? हम अपने कार्यकर्ता, अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखते हैं, और यहाँ की जनता अब झेलने का स्थिति में नहीं है इस राज्य सरकार को, इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए बीजेपी एकमात्र विकल्प है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का काम है, विकास की राजनीति है, और जो विकसित भारत की कल्पना है, उसके साथ बंगाल के लोग चलने वाले हैं। दिलीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव के पास में चलूंगा। शिव, मालदा दक्षिण की हम बात कर रहे थे। पिछली बार 4,44,000 वोट मिले उनको जीतने वाले जो कांग्रेस के थे, और बीजेपी को 4,36,000। बहुत नेक टू नेक था पिछली बार का चुनाव। अब जरा बताइए इस बार क्या हाल है? जी, इस बार आप देख सकते हैं मालदा दक्षिण में ये जैसा कि आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ऐसे 1, 2, 3 और हाँ, तो 3 ऐसी यहाँ पे असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस आगे है और स्ट्रांगली आगे है, बहुत अच्छे से जीत रही है, अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है। इसमें 3 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं जो बीजेपी जीत रही है, और एक असेंबली सेगमेंट बहुत अच्छे से टीएमसी जीत रही है। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं तो बस हाइपोथेटिकल एक बोल रहा हूँ कि अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ में लड़ रहे होते तो बहुत सारी सीटें बहुत आराम से निकल सकती थी, लेकिन और सिर्फ मैथमेटिकली मैं नहीं जानता कि क्या वर्कर का वहाँ पे सिनर्जी रहता, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं ये एक ही सीट है जो कांग्रेस। गैप कितना रहेगा आपके अनुसार इस सीट पर? कितना मार्जिन रहेगा? इस सीट पे आप देख लीजिए, यहाँ पे करीबन आईएनसी यहाँ पे 35.5% के करीब है, एआईटीसी 28 या 29 आप कह सकते हैं, बीजेपी भी वहाँ पे 28% के करीब है। यानी कि अगर बीजेपी के वोट शेयर की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में ये कम हुआ है, इस सीट की अगर बात की जाए। इस सीट पे हाँ सर, पश्चिम बंगाल का जो भी आपने आंकड़ा दिखाया है, कंसोलिडेटेड पूरे स्टेट में बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर आप बता सकते हैं? जी, मुझे को आप देंगे क्योंकि ये वोट शेयर अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि आज नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपको इसमें सिर्फ 1-2 टिप्पणी कर दूं। हमारी जर्नी 2014 में 2 सीट से शुरू हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि हम 18 सीट तक पहुंचेंगे 2019 में। उस समय पर भी एग्जिट पोल्स ने, जिसने हमें 2019 में 270-80 पे पैक किया था, उन्होंने बंगाल कम दिखाया था। उसके बाद पता चला कि जिस प्रकार से हमें 40% प्लस वोट शेयर मिला, अब पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारा वोट शेयर गिरे। हम उसमें 2, 3, 4% बढ़ा सकते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस आप कह रहे हैं 5, 6, 7% बढ़ा रहा है, तो वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि कैसे बढ़ा रहा है इस स्थिति में। तो मुझे लगता है कि इस पे मैं जूरी इज आउट कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर 2 या 3% बढ़ रहा है और तृणमूल कांग्रेस का बढ़ नहीं रहा। शहजाद, बहरामपुर की अगर बात की जाए, वहां बताइए जरा क्या हाल है? जी, बहरामपुर को आप जैसा देख सकते हैं, एआईटीसी बहुत आराम से यहाँ पे जीत रही है। करीबन 6 असेंबली सेगमेंट्स 7 में से एआईटीसी आगे है, और सिर्फ एक जो असेंबली सेगमेंट जिसमें नहीं है आगे, उसमें बीजेपी आगे है। यहाँ पे कोई असेंबली सेगमेंट हमारे सर्वे में काफी बड़े जी, और कोई असेंबली सेगमेंट हमारे सर्वे में ऐसा नहीं आ रहा जहाँ पर कांग्रेस आगे हो, और काफी बड़ा डिफरेंस है मार्जिन्स की अगर बात की जाए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं एक और चीज़ शहजाद जी के लिए कहना चाहूँगा, जो उनको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि एक तो पहली बात, जो हमारे अपडेट हो रहे हैं नंबर अभी पीछे, क्योंकि ये प्रोविजनल है, अभी यहाँ पे पोल्स खत्म हुए हैं, आज लास्ट कुछ सीट्स में हो रहा है, तो ओवरऑल स्टेट के नंबर अपडेट होंगे। दूसरी बात मैं ऐसे ही बता दूं कि जो हमारा आकलन रहा है अभी तक, हर फेज़ में हमने जो कैलकुलेट किया है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत मार्जिनल, मतलब आप सोचिए कि 5 या 6% के अंदर ही कोई ना कोई जीत रहा है, चाहे बीजेपी हो या एआईटीसी हो। एक मैं बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल यहाँ पर पूछूंगा, अभी हमें दिखाना बाकी है उस स्टेट का, लेकिन हेमंत सर, अगर बंगाल की बात की जाए, जिस तरीके से अलायंस नहीं बन पाया इंडिया अलायंस का, कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, पंजाब में भी हमने देखा, क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनके कोऑर्डिनेशन में कमी है? क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया अलायंस में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं, ऊपर से बहुत सारी चीजें नहीं? ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये दोनों रणनीति के तहत नहीं हुआ है अलायंस। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस रणनीति के तहत नहीं है, और पंजाब में भी नहीं है। पंजाब में अभी की स्थिति ये है, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे।
अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करती तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती। इसलिए सोच के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहाँ अलायंस न करने का फैसला किया। मुझे लगता है ये स्थिति ममता बनर्जी ने भी सोचा कि अगर कांग्रेस से हम समझौता करेंगे तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के पास जाएंगे और वो सीधे सीधे बीजेपी के पास जाएंगे और उनका नंबर बढ़ेगा। ऐसे कुछ वोट कांग्रेस ले सकती है। अब लेकिन इसी में अधीर रंजन, उनकी सीट जिस तरीके से फाइट हो रहा है उस पर आपका क्या टेक होगा? अधीर रंजन हमारे जो प्री पोल सर्वे थे उसमें भी वो पीछे थे। जी। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है उनकी सीट को लेकर। लेकिन जहां पर जो दूसरी सीट है जो अभी आपको मालदा दक्षिण दिखाई, वहां पर गेम्स जो है वो बीजेपी और अधीर रंजन जिस ढंग से चुनाव जीतते थे, जिस ढंग से, उसकी मास्टर अब टीएमसी है।